नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर में पशु अस्पतालों में दवाइयों का गंभीर संकट, इधर उधर भटकने को मजबूर किसान। गोड्डा में जमीन से फूटा रहस्यमयी जलधारा, ग्रामीणों ने बताया मां गंगा का चमत्कार। बंगाल में एक एक गति पर पैनी नजर, मतदान से पहले दोपहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण बस हादसा, 21 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची पुलिस संग शूटर सत्यम पाठक की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर जिले की करेंगे, जहां विभिन्न प्रखंडों में संचालित पशु चिकित्सालय इन दिनों दवाइयों के गंभीर संकट से जूझ रहा। इसका सीधा असर पशुपालन पर निर्भर किसानों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही है कि अस्पतालों तक पहुंचने के बावजूद आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि समय पर इलाज न मिलने से पशुओं की हालत बिगड़ रही है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल दवाइयों की खरीदारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वहीं राज्य स्तर से भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। योजना देखिए, हमारे जिला में 5 योजना चल रहा है। आपका बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना, लेयर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख पालन योजना, ये 5 योजना हुआ। ये सारे 5 योजना मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ही आते हैं। विभाग के द्वारा जो है ना, एफएमडी पूरा जो पक्का रोग जो है उनका बार बार चक्र चल रहा है मूल से उसको समाप्त करने के लिए, जो 5वां चरण तक चला है। वो सारा जो है ना प्रत्येक साल चलता है। इस साल के लिए अभी लेटर नहीं आया है। पिछले साल तक पूरा जत्था का चला है, फिर ये चला है आपका एलएसडी का चला है, और एक बार चला है पीपीआर का। किसानों के हित के लिए अगर बात की जाए तो उनको पशुपालन के लिए आपके विभाग से क्या मदद की जाती है या फिर क्या दी जाती है? पशुपालन विभाग से जो है ना मुख्य योजनाएं है। एक है बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना, ब्रॉयलर। अगली खबर गोड्डा से आई है। बात करें गोड्डा जिले के पारसी गांव से एक अनोखी घटना ने पूरे इलाके को हैरानी और आस्था के रंग में रंग दिया। जी हां, यहां अचानक जमीन फटने के बाद उसमें से तेज धार के रूप में पानी निकलने लगा, जिससे गांव में कौतूहल का माहौल बन गया। आपको बता दें कि सुबह जब कुछ युवा टहलने के लिए निकले, तब उन्होंने खेत के एक हिस्से से पानी की तेज धार निकलते देखा। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ, लेकिन पास जाकर देखने पर मामला वास्तविक निकला। युवाओं ने तुरंत गांव में इसकी सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते यह स्थान लोगों की भीड़ से भर गया। ग्रामीणों के अनुसार जिस जगह से पानी निकल रहा है, वहां पहले 400 फीट तक बोरिंग करने पर भी पानी नहीं निकला था। ऐसे में अचानक जलधारा का फूटना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। गांव की महिलाओं और बुजुर्गों ने इस घटना को आस्था से जोड़ते हुए इसे मां गंगा का प्रकट होना बताया। मौके पर पूजा अर्चना शुरू हो गई। धूप, दीप, चंदन और अगरबत्ती के साथ विधिवत पूजा की जा रही है। आसपास के गांव से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस जलधारा का दर्शन करने पहुंच रहे। पूरा ही खेत है भाई। हाँ, हम ही लोग का बाप दादा का है। अच्छा, क्या हुआ है?
क्या है पूरा सच्चाई? बोरिंग तो नहीं था पहले इसमें? नहीं, बोरिंग तो नहीं था। हम लोग को भी सुबह खबर मिला था, हम पापा लोग आए थे देखने के लिए। अभी हम लोग भी आए देखने के लिए। क्या लग रहा है? पता नहीं, कुछ भी भूकंप के द्वारा भी पानी निकल सकता है या ये कुछ भी हो सकता है इसमें। अभी लोग तो बता रहे हैं गंगा माई स्वयं आपके खेतों में प्रकट हुई है। इतना भीड़ आपके खेतों में आज उमड़ गया है। ये भी हो सकता है। इसमें 2-3 दिन में अपने पता लग जाएगा, ऐसा कुछ है तो। अब बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब निर्णायक चरण पर पहुंच चुकी है। जी हां, पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए सख्त कदम उठाए। यहाँ आपको जानना जरूरी होगा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोपहिया वाहनों, बाइक और स्कूटर की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के दोपहिया वाहन के संचालन पर रोक रहेगी। यह आदेश मंगलवार से प्रभावी हो चुका है और 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन तक लागू रहेगा। आयोग का मानना है कि इस कदम से चुनाव के दौरान संभावित अशांति और अव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। हालांकि आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट भी दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी या पारिवारिक समारोह जैसे जरूरी कार्यों के लिए दोपहिया वाहन के उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए संबंधित स्थानीय थाने से पूर्व में लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने विशेष रूप से बाइक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। आयोग का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की रैलियां अक्सर तनाव और हिंसा को जन्म देती है, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। दिन के समय यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच भी नियम सख्त रहेंगे। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठकर यात्रा करने की अनुमति सामान्यतः नहीं होगी। केवल मेडिकल, अस्पताल, स्कूल से जुड़े कार्य या पारिवारिक आवश्यकताओं में ही छूट दी जाएगी। वहीं मतदान के दिन परिवार के सदस्यों को वोट डालने के लिए साथ जाने हेतु पीछे बैठने की विशेष अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग ने इस बड़े फैसले का मकसद साफ किया है कि हर मतदाता को बिना किसी डर और दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करना सुनिश्चित हो सके। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से एक दर्दनाक बस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया। जी हां, आपको बता दें कि दुर्घटना में कम से कम अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह सड़क की खराब स्थिति या चालक का नियंत्रण खोना माना जा रहा है। हालांकि जांच जारी है। वहीं हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही प्रशासन को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर राजधानी रांची से है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में अपराधियों और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जहां शूटर सत्यम पाठक को पुलिस ने सुबह काके डैम के पास घेर लिया। जवाबी फायरिंग में शूटर के दोनों पैरों में गोली लगी। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के अनुसार राजधानी रांची में जमीन कारोबारी और पूर्व पार्षद के करीबियों से जुड़े हत्याकांड के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार की सुबह पांड्रा ओपी क्षेत्र स्थित काके डैम के समीप पुलिस और कुख्यात शूटर सत्यम पाठक के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना के आधार पर शूटर को दबोचने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा ने पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल शूटर को तत्काल रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज जारी है। यहाँ आपको बता दें कि एक दिन पूर्व यानी मंगलवार को पांड्रा के ओटीसी मैदान के पास जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दुस्साहसी वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सत्यम पाठक की पहचान की थी। बुधवार सुबह जैसे ही उसके काके डैम के पास होने की सूचना मिली, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश का मास्टरमाइंड विजय टेटे है। जमीन विवाद और वर्चस्व की लड़ाई में भार्गव सिंह को रास्ते से हटाने के लिए सत्यम पाठक को सुपारी दी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सत्यम की गिरफ्तारी से कई बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल विजय टेटे फरार है और उसकी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं इस काउंटर के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर की शांति भंग करने वालों और व्यापारियों को निशाना बनाने वालों अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कांके डैम के पास हुई इस कार्रवाई के बाद से पांड्रा और आसपास के क्षेत्रों में गश्त को बढ़ा दी गई है। अब हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की। जी हाँ, यह आतंकी हमला जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उस समय भयावह दिन की यादें अब भी पीड़ित परिवारों के दिलों में ताजा है। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि कई घरों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लेने वाला काला अध्याय था। जिन परिवारों ने अपने को खोया, उनके लिए यह समय मानो वहीं थम गया हो। घाटी की खूबसूरत वादियों में उस दिन पर्यटन सुकून के पल बिताने पहुंचे थे। कोई प्राकृतिक नज़ारों को कैमरे में कैद कर रहा था, तो कोई परिवार के साथ खुशियां बटोर रहा था। लेकिन अचानक गूंजती गोलियों की आवाज ने पूरे माहौल को मातम में बदल दिया। आतंकवादियों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले की सबसे दर्दनाक तस्वीरें उन महिलाओं की आंखों में आज भी साफ दिखाई देती है, जिन्होंने अपने सामने अपने पतियों और अपने बेटों को खो दिया। एक पीड़ित महिला आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठती है, जब आतंकवादियों ने उनके पति को उनके सामने ही गोली मार दी। यह दर्द ऐसा है जो वक्त के साथ भी कम नहीं हो पाया। 1 साल बीत जाने के बाद भी पहलगाम का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर, गुस्सा और दर्द की मिश्रित भावनाएं उभर आती हैं। यह हमला न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि आतंकवाद की मार सबसे ज्यादा मासूम और बेगुनाह लोगों को ही झेलनी पड़ती है। आज इस घटना की बरसी पर पीड़ित परिवार अपने अपनों को याद कर रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम यानी सीज फायर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले को क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि हालत अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। संघर्ष विराम के विस्तार के बावजूद रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हारमुज पर घेराबंदी जारी रहेगी। हारमुज वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, जहां किसी प्रकार का तनाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर सीधा असर डाल सकता है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, ताकि क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। वहीं अगर हम विशेषज्ञों की माने तो संघर्ष विराम बढ़ाने का फैसला जहां एक और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज क्षेत्र में शक्ति बरकरार रखना अमेरिका की रणनीति मजबूती है। जी हाँ, इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की लगातार अपील कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जो क्षेत्र है हारमुज को लेकर क्या कुछ फैसला आता है और ये जो सीज फायर है इसका क्या कुछ नतीजा निकलता है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी दिवस की। जी हाँ, दुनिया भर में आज पृथ्वी दिवस 2026 उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम आवर पावर आवर प्लेनेट रखी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इस मौके पर विभिन्न देशों में रैलियां, जागरूकता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य अक्षय स्रोतों को अपनाकर न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की भी व्यवस्था की जा सकती है। पृथ्वी दिवस हमें यह संदेश देता है कि छोटे छोटे कदम जैसे बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग और अधिक से अधिक पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकता है।
अब हम बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि देश भर में गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। वहीं झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप साफ तौर पर दिख रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लू के मामलों में भी तेजी देखी जा रही। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बात करेंगे धनबाद की, जहां झरिया क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच गहराते बिजली संकट को लेकर अब सियासी और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। दरअसल झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस गंभीर समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर से क्षेत्र भर में हो रही बिजली कटौती, लो वोल्टेज और तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान धनबाद के मेयर संजीव सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिजली व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन लाइन से जुड़ी समस्याओं को जल्द ठीक किया जाएगा। वहीं विधायक ने सिर्फ बैठक तक ही बात सीमित नहीं रखी, बल्कि ऊर्जा विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जीएम और सचिव से फोन पर सीधे बात कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। नहीं, जहाँ जैसे बता रहे लोग, वहाँ कुछ लोग लोकल मेरे पास आए कि जहाँ हैवी चाहिए वहाँ हैवी मिल नहीं रहा, जिसके कारण वहाँ बराबर परेशानी हो रहा है। तो ये सब चीज़ तो थोड़ा लोड भी नहीं उठाता है ना सर, लोड भी नहीं उठा रहा है कहीं कहीं, तो थोड़ा चलिए अब खराब हो गया जो भी है, लेकिन अब उस पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि खराब हुआ तो उसको जल्द से जल्द ठीक। अभी तो बताया कि ठीक कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम उम्मीद रखेंगे कि पूरा गर्मी आप हमको फोन ना करना पड़े, ये आप ध्यान रखिए। आपका विभाग में एक लापरवाही क्या है आप जान रहे हैं कि एक भी पब्लिक का कहना है कि कॉल करने पे विभाग के कोई आदमी फोन रिसीव नहीं करता है। आखिर फोन कोई कहाँ करेगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी धनबाद से। आपको बता दें कि धनबाद के केंदुआ डी में भूधसान और गैस रिसाव से प्रभावित लोगों ने मंगलवार को विशाल मशाल जुलूस निकाला। जुलूस केंदुआ 5 नंबर से शुरू होकर घनसाडीह पुराना थाना, केंदुआ बाजार होते हुए करकेंद मोड़ के पास समाप्त हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साफ तौर पर मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि यह प्रदर्शन गोधर, घनसाडीह, केंदुआ समेत आसपास के इलाकों के लोगों के आक्रोश का नतीजा है। उन्होंने बीसीसीएल और जिला प्रशासन से सवाल किया कि आखिर किन परिस्थितियों में स्थानीय लोग सड़क पर उतरने को मजबूर है। साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मशाल जुलूस के माध्यम से बीसीसीएल अधिकारियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जनता के हितों के खिलाफ कोई कदम ना उठाया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन की स्थिति की जाएगी। जुलूस निकाला गया है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना हम लोग का ये है कि अगर बीसीसीएल का जो खनन का तरीका है अगर वो सही होता तो आज जितना हम लोग परेशान है, पिछले 6 महीने से कार्बन मोनोऑक्साइड से परेशान, ना तो नाइट्रोजन सही से फिल किया गया और अंत में ये हुआ कि NH-32 में पूरा धंस गया है, रोड भूधसान हुआ, गैस निकल रहा, हमारे बच्चे का भी भविष्य खतरे में और हम लोग बिल्कुल सेफ्टी नहीं है और पूरे 6 महीने में कोई उपाय नहीं निकाला गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ सही उपाय निकाला जाए और बिना वजह एक बात को ना बताया जाए हमें कि आप कहीं शिफ्ट कर जाएं। जो हमारा उचित मुआवजा है, जो तरीका होना चाहिए जहाँ पे हमारा रोजगार भी सलामत रहे, हमारा एजुकेशन भी सलामत रहे, उस तरीका का कोई एक अच्छा जगह दिया जाए जहाँ हम लोग सब सेफ्टी से रहें।
बीसीसीएल सीएमडी और यहाँ का स्थानीय जो जिला प्रशासन मोहन है और जो इसका मेन दोषी है डीजे में जिसके लापरवाही के चलते आज NH-32 बंद है, उसके खिलाफ हम लोग आज मशाल जुलूस संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले हम लोग निकाले हैं और हम लोग बीसीसीएल से, जिला प्रशासन से और डीजे में से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो केंदुआ करके इनको उजाड़ने का साजिश है उसको बंद करे और स्थानीय लोगों को जो भय मुक्त होना चाहिए वो भय से मुक्त करे, यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित ना करे। यहाँ के लोग केंदुआ करके के रोजगार को छोड़कर अपने सुरक्षा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जल्द से जल्द जो NH-32 बंद के उसको चालू करे और गैस पर काबू पाए, नहीं तो हम लोग संयुक्त मोर्चा के लोग बीसीसीएल से आर पार की लड़ाई लड़ने के। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।